हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल क्लास टीचर में, जहां हम आपको कराने वाले हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 के 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दो गति के समीकरण की ग्राफीय विधि से डेरिवेशन कर ली थी। अब हम थर्ड गति के समीकरण की ग्राफीय विधि से डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम थर्ड गति के समीकरण की डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही वेग समय ग्राफ बना रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीनों गति के समीकरण की डेरिवेशन वेग समय ग्राफ से होगी। तो मैंने पहले ही यहाँ पे वेग समय ग्राफ बना रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। जब भी मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि जब भी गति के समीकरण की डेरिवेशन करनी होगी तो अपने ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। मैंने आपको इसका लॉजिक भी दिया था। अगर आपने अपने ग्राफ को जीरो से स्टार्ट किया तो आपने अपने u यानी प्रारंभिक वेग को पहले ही जीरो मान लिया। आपने अपने u यानी प्रारंभिक वेग को पहले ही जीरो मान लिया। अगर आपने इसे पहले ही जीरो मान लिया तो ये फॉर्मूले में फिर क्यों ही आएगा, फिर इस फॉर्मूले में इसका क्या ही काम होगा। तो हमें तो अपने फॉर्मूले में u चाहिए ना, इसलिए हमें अपने ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। इसे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है और चढ़ता हुआ ग्राफ बनाना है। चढ़ता हुआ ग्राफ क्यों बनाना है, इसके अभी लॉजिक मैंने आपको दिया था। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण चाहिए, अपने फॉर्मूले में हमें त्वरण चाहिए, इसलिए ओके। तो हमें अपना चढ़ता हुआ ग्राफ बनाना है और थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हमारा, हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो ये हमारा हो गया प्रारंभिक वेग u कुछ समय तक। उसके बाद हमें हमारा अंतिम वेग आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया v, ओके। तो u से v होने में कुछ समय तो लगा होगा। जैसे कि मेरी स्पीड अगर पहले स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कुछ समय तो लगा होगा। जैसे कि मुझे 2 सेकंड लगे होंगे या 3 सेकंड लगे होंगे। तो यहाँ पर u से v होने में कितना समय लगा है उसे देखते हैं। तो ये रहा वो टाइम जो u से v होने में लगा है। इसे नाम दे देते हैं। ये o हो गया, ये a हो गया। इस पॉइंट को मैंने e नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने v नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने c नाम दे दिया। हमें थर्ड गति के समीकरण की डेरिवेशन के लिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हमने सेकंड गति के समीकरण की डेरिवेशन के लिए भी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला था ना। सेकंड गति के समीकरण की डेरिवेशन के लिए भी हमने वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला था। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोबारा वही डेरिवेशन हो जाएगी, सेकंड गति का समीकरण डेरिवेशन हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं कहूँगा नहीं, हमने उस समय डेरिवेशन करते समय इस ग्राफ को दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम सीधे सीधे इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये किस शेप का दिख रहा है आपको, तो ये संबलम के आकार का दिख रहा है, संबलम, जिसे ट्रेपेजियम भी कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चलो, ये क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, इस संबलम के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, ओके। संबलम, इस संबलम का क्या नाम है, OABC। का क्षेत्रफल, ओके। तो समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे मैं लिख देता हूँ 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये रही समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं होंगी इसकी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इंटू क्या, ऊंचाई, ओके। तो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं बड़े आराम से, 1/2 हो गया ये। तो समान, हमें पता है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। तो इस क्षेत्रफल की जगह पे हम विस्थापन तो पहले ही ले सकते हैं। मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता रखा है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। तो इसे मैं क्षेत्रफल की जगह पे अब विस्थापन लिख दे रहा हूँ। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको ये कई बार बता रखा है, ओके। तो अब समांतर भुजाएं क्या हो गई इसकी, एक होगा OA प्लस BC, OA प्लस BC या लिख लीजिए, सी भी लिख लीजिए, ओके। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, अभी ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ऊंचाई हो जाएगी ये OC। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू है U, देख लीजिए
यू है ओ ए की वैल्यू, और बी सी की वैल्यू है वी, यू प्लस वी, और ओ सी की वैल्यू है टी। तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आया है, एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। हमें ये लेके आना है वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और निकल के कुछ इस तरीके से आया है। v और u तो हमें चाहिए, लेकिन हमें t नहीं चाहिए, t हमें हटाना पड़ेगा। तो t कैसे हटाएंगे? फर्स्ट गति के समीकरण का यूज़ करके। हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूँकि v इज टू होता है u प्लस ए टी, तो t इज टू क्या हो जाएगा? t इज टू हो जाएगा v माइनस यू, u यहाँ पे चले गया, अपॉन ए, यही तो हो जाएगा। तो t की वैल्यू अब यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े आराम से, तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू क्या आई है? v माइनस यू अपॉन ए। तो ये इंटू हो जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा बचपन में, या अभी 8th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी हो, अगर हम इसका इंटू करें तो क्या निकल के आएगा? अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसका इंटू करने पे किसके बराबर निकल के आता है? तो वो निकल के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसी के बराबर तो निकल के आता है, ये आपने पढ़ रखा होगा 8th क्लास में। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, b प्लस यू और v माइनस यू का इंटू करेंगे तो ये इक्वल आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के, और अपन नीचे आ जाएगा 2a। अब देखिए डेरिवेशन हो चुकी है, आधी डेरिवेशन तो हो ही चुकी है यहाँ पर। अब ये 2a इंटू हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2as, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसे, ओके। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ से मैं माइनस यू स्क्वायर को यहाँ भेज दूँगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये डेरिवेशन हमारी हो चुकी है, थर्ड डेरिवेशन हमारी हो चुकी है, थर्ड गति का समीकरण हमारा ड्राइव हो गया है, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसे दोबारा रिपीट कर लीजिए, ये बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक समान वृत्तीय गति पढ़ेंगे और उसके बाद टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, ओके। तब तक पढ़ते रहे, ओके बाय।